प्यूरिन सिंथेसिस में बेटा जो कार्बन का इनकॉर्पोरेशन होता है दैट स्पेसिफिकली रिक्वायर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड विटामिन B9 as vitamin B9 acts as one carbon carrier. अब आज का बेटा जो हमारा बेसिक काम है दैट इज एस्टिमेशन ऑफ यूरिक एसिड यूजिंग कोलोरीमीटर. तो बेटा सबसे पहले आपका प्रिंसिपल आएगा. व्हाट इज सबसे पहले आएगा आपका एम. आफ्टर दैट मटेरियल्स रिक्वायर्ड बेटा वो लिख लेना. उसके बाद आपका प्रिंसिपल आएगा. द मेन थिंग दैट इज प्रिंसिपल. Important thing, which one? Principle. So, what we are taking, beta? We are taking serum sample. Serum sample. What is the normal value of uric acid in blood? Point हटा दे बस, बाकी सब ठीक है. It is 3 to 7 mg per dl. 3 to 7 mg per dl. Point में नहीं. Until and unless you are not sure, बेटा point में आंसर मत देना कभी भी. Until and unless it is a specific constant, like जैसे बेटा pH स्पेसिफिक होती है 7.4, वो तो देना ही पड़ेगा. 7 हो जाएगी तो स्वर्ग सिधार जाओगे. ठीक. यूरिक एसिड का चल जाएगा बेटा 3.1 नहीं, सीधा 3 to 7 mg per dl. फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है. इट इज समवॉट अराउंड. कुछ ऑथर्स बेटा 2.5 लिखते हैं, लेकिन कुछ ऑथर्स बेटा 3 to 6 भी लिख देते हैं. इन फीमेल्स इट इज स्लाइटली लेस एज यूजुअल. ठीक है. So this is the normal value for uric acid in blood. तो प्रिंसिपल देखो बेटा, इसका प्रिंसिपल क्या होता है. Which enzyme we will utilize? We'll utilize uricase enzyme. कौन सा? Uricase enzyme. सिमिलर टू यूरिया बेटा. यूरिया में कौन सा एंजाइम था? यूरिएज. कौन सा? यूरिएज, व्हिच वाज द यूरिया स्प्लिटिंग एंजाइम. यहां पे कौन सा यूज हो रहा है बेटा? यूरिकेज. व्हिच वन? यूरिकेज. इजी. यूरिकेज. इट विल कन्वर्टेड इनटू सबको दिख रहा है बेटा उधर पीछे सबको? इज इट विजिबल टू एवरीवन? नो बुरुन बेटा दिख रहा है? एलेंटोइन. इसका नाम है बेटा एलेंटोइन. ALLANTOIN. क्या नाम है इसका? एलेंटोइन. यूरिक एसिड इन ब्लड when treated with uricase enzyme. कौन सा एंजाइम? Uricase enzyme is converted into allantoin and hydrogen peroxide. अबे आपने इतने एस्टिमेशन किए हैं बेटा कोलोरीमेट्री के. कौन सा हमारे काम का चीज है? एलेंटोइन या H2O2? H2O2. Yes, exactly. It is a 3-step reaction. इस पे बेटा 2 स्टेप्स लगेंगे बस. कितने? इट जस्ट रिक्वायर 2 steps. नाउ सेकेंड स्टेप रिक्वायर्स H2O2 प्लस कौन बोलेगा आगे? वही डाई लगेगी बेटा जो भी तक लगती आ रही है. बोलिए. यस, गुड. 4 अमाइनो एंटीपायरीन. पूरा नाम लिखेगा क्योंकि बेटा स्पेस कम है. आई हैव रिटन इन शॉर्ट फॉर्म 4 अमाइनो एंटीपायरीन which will give you red to pink color quino. हाँ, you can say chromogen color, or the better one is quinonine dye color. Quinonine dye. This is your principle beta. This is your principle for uric acid estimation. Now एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा. The amount of H2O2 generated is directly proportional to amount of uric acid present in the sample.
अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड प्रेजेंट इन द सैंपल। ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन, जितना ज्यादा यूरिक एसिड होगा उतना ज्यादा H2O2 जनरेट होगा। अब इस स्टेप में देखो बेटा, जितना ज्यादा H2O2 होगा उतना ज्यादा बेटा 4 अमाइनो एंटीपायरिन के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना बेटा रेडिश और पिंक कलर आएगा उतना ज्यादा हमारे पास यूरिक एसिड सैंपल में होगा। ठीक है, एनी डाउट? एज यूजुअल, जैसे पहले हम लास्ट लाइन क्लोजिंग में लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड प्रेजेंट इन द सैंपल। ओके, किसी का कोई डाउट अभी तक बेटा प्रिंसिपल में? बस आपको फर्स्ट स्टेप याद करना है, uric acid will combine with uricase enzyme. Which enzyme? Uricase enzyme, and will form allantoin plus H2O2. Allantoin plus H2O2. Second step तो बेटा बहुत कॉमन है, that H2O2 will combine with 4 amino antipyrine, which will give red or pink color complex depending upon intensity. कितना भी पिंक अगर ज्यादा इंटेंस हुआ था तो बेटा धीरे धीरे वो रेड लगने लग जाता। The next step would be procedure. Next step would be procedure. Okay, you have to write it down in your copies in your own words. मैं यहाँ पे आपको सिर्फ उसका प्रिपरेशन बना के दिखा दूंगा। Okay, like mix this reagent, take this amount of this, prepare blank, standard and test. ये सब अपने words में आप खुद लिख लेना। तो since we are doing it on colorimeter, we have to prepare all three: blank, standard and test. In semi-auto, we just used to prepare, क्या प्रिपेयर करते थे सेमी ऑटो में? हम बस टेस्ट प्रिपेयर करते थे। Now, in blank, first of all we will add working reagent. What we will add? Working reagent. What is this working reagent? Working reagent is formed by combining 60 ml of L1 reagent and 15 ml of L2 reagent. 60 ml of L1 and 15 ml of L2. इनको कंबाइन करके बेटा हम वर्किंग रिएजेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्किंग रिएजेंट। वर्किंग रिएजेंट कैसे बनता है? 60 ml ऑफ L1 प्लस 15 ml ऑफ L2। ठीक है, तो ये होता है वर्किंग रिएजेंट। ये आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, वहां पे आपको जाके बस पिपेट करना है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये वर्किंग रिएजेंट है, इसका कंपोजिशन बता दो। सो ब्लैंक में आपका क्या होगा बेटा? 1000 माइक्रोलीटर वर्किंग रिएजेंट होगा। क्या होगा? 1000 माइक्रोलीटर वर्किंग रिएजेंट, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ml। कितना होता है? 1 ml। सिमिलरली बेटा स्टैंडर्ड में भी आपका वर्किंग रिएजेंट कितना होगा? 1000 माइक्रोलीटर। और टेस्ट में क्या होगा बेटा? सिमिलर 1000 माइक्रोलीटर्स। डन? तीनों में सबसे पहले 1000 माइक्रोलीटर वर्किंग रिएजेंट लेंगे। क्या लेंगे? वर्किंग रिएजेंट। आफ्टर दैट विल टेक डिस्टिल्ड वाटर। क्या लेंगे? डिस्टिल्ड वाटर। क्या लेंगे? डिस्टिल्ड वाटर। किस में डालना है बेटा? ब्लैंक में, स्टैंडर्ड में, टेस्ट में? इट विल बी पुट इन ब्लैंक। यस, 20 माइक्रोलीटर। कितना? 20 माइक्रोलीटर डिस्टिल्ड वाटर इन ब्लैंक। स्टैंडर्ड में डलेगा, टेस्ट में? ओके। आफ्टर दैट we'll put standard solution. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बेटा कंसंट्रेशन हम सबको पता है, जो कि यहाँ पे किट के अकॉर्डिंग है 8 mg पर dl। कितना? 8 mg पर dl। स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन कितनी है? 8 mg पर dl। याद रखना, इसको अभी लिख भी लो। ब्लैंक में डलेगा, स्टैंडर्ड वाला सिर्फ स्टैंडर्ड में डलेगा। और कितना डलेगा? 20 माइक्रोलीटर। इट विल बी 20 माइक्रोलीटर। फाइनली we'll add our serum sample. We'll add our
सीरम सैंपल, या जिसमें भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं। कुछ केसेस में बेटा जिनमें यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है यूरिन में, उसमें कभी कभी यूरिन भी यूज कर लेता है। ओके, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सीधा 20 माइक्रोलीटर यहाँ पे डलेगा। दिस वुड बी योर टेस्ट, दिस वुड बी योर टेस्ट। तीनों प्रिपेयर हो गए, ब्लैंक भी रेडी है, स्टैंडर्ड भी रेडी है, टेस्ट भी रेडी है। यू कैन कैलिब्रेट द कोलोरीमीटर बाय सेटिंग ऑफ 0 using reagent blank also and using distilled water also. Okay, both of them are correct. आप 0 दोनों से सेट कर सकते हैं, reagent blank से भी और distilled water से। After that, incubation period is 10 minutes. Incubation period is, लिखो बेटा, incubation period is 10 minutes. You have to incubate all these 3 test tubes for 10 minutes. For 10 minutes. The colored complex formed is stable for 3 to 6 hours at room temperature. Colored complex formed, बेटा रेड और पिंक कलर कॉम्प्लेक्स बन रहा था ना वो वाला। The colored complex formed is stable at room temperature for 3 to 6 hours. यानी कि आप लोगों को जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आपका टेस्ट ट्यूब रेडी हो जाए, इंक्यूबेट हो जाए पूरा, तो यू कैन वेट फॉर हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, इवन 1 आवर, आ जाएगा रिजल्ट आपका। इट इज़ नॉट अ बिग डील। मीनवाइल अगर बीच में किसी को लगता है कि उसकी पिपेटिंग खराब हो गई है तो वो दोबारा भी कर सकता है, लेकिन पिपेटिंग इतने उसके एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब खराब नहीं होनी चाहिए, अब तो आ जाना चाहिए। एम हो गया आपका, मटेरियल्स रिक्वायर्ड हो गया, प्रिंसिपल हो गया, प्रोसीजर हो गया। नाउ कैलकुलेशन, नेक्स्ट पार्ट इज, अच्छा सबसे पहले, इससे पहले क्या आता है बेटा? ऑब्जर्वेशन। क्या आता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आप वही लिखेंगे जो आपका रिजल्ट आएगा कोलोरीमीटर पे, ठीक। उसके बाद बेटा कैलकुलेशंस। ऑब्जर्वेशन बेटा आप ओडी लिखेंगे, ठीक है, ओडी ऑफ स्टैंडर्ड, ओडी ऑफ टेस्ट, ये लिखना पड़ेगा आपको। दिस वुड बी योर ऑब्जर्वेशन। कैलकुलेशन बेटा, कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? बोलो कैसे करते हैं? ओडी ऑफ टेस्ट, क्या आगे सीधा यूज करो बेटा, सीधा यूज करो। ओडी ऑफ टेस्ट, ओडी ऑफ स्टैंडर्ड, ओडी ऑफ स्टैंडर्ड into concentration of standard बेटा, concentration of standard। concentration of standard बोला करो बेटा। एग्जाम में अगर मान लो हमारे पास स्टैंडर्ड 6 का है, तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे देख के तो गलत हो जाएगा। concentration of standard, in our case बेटा we have standard concentration as 8 mg per dl। कितना? 8 mg per dl। तो बेटा ये होता है ना एग्जाम में स्टैंडर्ड की, मान लो किट अगर बदल गई, प्रोसीजर तो मोटा मोटा सेम रहेगा, प्रिंसिपल भी वही रहेगा। मान लो उन्होंने स्टैंडर्ड दे दिया 6 का, तो तुम तो 8 से गुणा करके बैठ जाओगे ना, ये दिक्कत हो जाएगी। सो दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इन सीरम सैंपल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इन सीरम सैंपल। इसके बाद बेटा क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन लिखनी है आपको। क्या लिखनी है? क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन। बेटा इसकी क्लिनिकल बड़ी खतरनाक होती है, इसकी क्लिनिकल बहुत खतरनाक होती है। आपका ना एफए का, ना इंटरनल का, ना फाइनल का पेपर बन ही नहीं सकता इसकी क्लिनिकल के बिना। पता है आपको ये बात? नहीं बनेगा। गाउट, इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल्स, ये सब चीजें जितना आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट बेटा उनको लिखते रहिएगा, ठीक है। ऑल्दो ईच एंड एवरीथिंग वुड बी कवर्ड इन नेक्स्ट क्लास व्हेन वी विल टीच न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। इसके बाद बेटा ये टॉपिक खत्म हुआ ना आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, अब न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म ही शुरू होगा बेटा।
बिल्कुल, एक या अगली क्लास में आपका यही टॉपिक चलेगा एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड देयर। आज आपका मेन पर्पस क्या है बेटा, एस्टिमेट कैसे होता है ये सीखना। टुडे योर मेन पर्पस इज टू एस्टिमेट इट, ठीक है। इसलिए आज मैं इसकी क्लिनिकल पे भी वाइवा में आप लोगों पे जोर नहीं दूंगा क्योंकि अभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि नाम जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। नाम याद करिएगा। इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड बेटा किस में होता है, गाउट, किसमें, गाउट, आर्थराइटिस, ओके। देन गाउट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज बेटा प्राइमरी गाउट एंड सेकेंड वन इज बेटा सेकेंडरी गाउट। कौन कौन से, प्राइमरी गाउट एंड सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी गाउट में क्या होता है बेटा, देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड PRPP सिंथेस। किसी ने नाम सुना है, क्या होता है, पायरोफॉस्फेट, गुड, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। बेटा फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट पता क्या होता है, ये वो रिंग होती है, एकदम स्टार्टिंग मटेरियल होता है जिसका बेस यूज करके इसके ऊपर पूरा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है। जैसे मान लो मुझे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करना है तो बेटा वो हवा में सिंथेसाइज नहीं हो जाएगा, उसके लिए मुझे एक स्टार्टिंग बेस बिल्डिंग मटेरियल चाहिए होगा। वो क्या होता है बेटा, ये PRPP। क्या होता है, PRPP, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। बेटा इसके ऊपर आपका सिंथेसिस होता है पूरी प्यूरिन रिंग का, ओके। अगर बेटा इस एंजाइम में आपकी दिक्कत आ जाए देन इट कैन रिजल्ट इनटू प्राइमरी गाउट, कैन रिजल्ट इनटू प्राइमरी गाउट, क्योंकि बेटा PRPP का लेवल फिर बहुत बढ़ जाता है। जब लेवल ज्यादा हो जाएगा तो बेटा ज्यादा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, जब ज्यादा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनेंगे तो उससे ज्यादा यूरिक एसिड जनरेट होगा, ओके, अंडरस्टूड। दूसरा होता है बेटा, ये भी सेकेंडरी प्राइमरी में ही आता है, HGPTRTase. This one is in salvage mechanism or salvage pathway. ठीक है? Both of these mechanisms and pathways will be taught in the theory classes in detail. क्योंकि बेटा ये दो pathway समझाने में आपको 2 क्लास लगेंगी, okay? Both these pathways require 2 separate classes. One is this PRPP synthase where nucleotides are synthesized, and the second one is the salvage pathway. Both are very difficult to grasp, even more difficult to understand. So please pay very good attention there whenever the faculty is taking there. So these two are the reasons for beta primary gout. किसका? Primary gout. अब बेटा आगे एक रीजन आता है सेकेंडरी गाउट। कौन सा? सेकेंडरी गाउट। What happens in secondary gout? Uric acid formation is there, but the reasons are different. Here both the reasons were enzymatic. One, there was defect in the PRPP synthase pathway, and in second one there was defect in salvage pathway. Purine salvage pathway. Here, due to more synthesis of nucleic acid in diseases like leukemia, polycythemia. What is polycythemia? Increase RBC number, और specifically say immature RBC. उसमें बेटा polycythemia में जो RBC का नंबर बढ़ता है ना, मेजोरिटी ऑफ देम आर इमेच्योर, इसीलिए बेटा उनमें न्यूक्लिक एसिड होता है। जाहिर सी बात है बेटा, जब किसी डिजीज की वजह से ज्यादा सेल्स बन रहे हैं, स्पेशली कैंसर सेल्स तो बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं, तो बेटा उनमें जेनेटिक मटेरियल भी बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा? जब वो सेल्स मरेंगे, वो जेनेटिक मटेरियल बेटा डिग्रेड होने के लिए जाएगा, उनमें जाहिर सी बात है प्यूरिन्स भी होंगे, एंड दोज प्यूरिन्स व्हेन डिग्रेडेड
will generate increased level of uric acid. Increased level of, especially in patients of leukemia na, we have to make special care in treating their uric acid level. In treating their uric acid level. किस डिजीज में बेटा घट जाता है यूरिक एसिड का लेवल? ये बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है बेटा। और ये मैंने जब हम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक फिनाइलएलेनिन या टायरोसिनीमिया, हाँ, इसका नाम वहां पे आया था। एंड इट्स नेम स्टार्ट्स विद लेटर एफ। किसको याद है? सिंड्रोम है बेटा ये। इट इज व्हाट? किसको याद है? एफ से नाम है बेटा इसका। चलिए काम कीजिएगा, आप लोग बैठ के वहां पे देखिएगा कि किस केस में बेटा ये घट जाता है यूरिक एसिड का लेवल। बढ़ा हुआ सबको पता होता है बेटा, गाउट है, प्राइमरी सेकेंडरी भी सब बता देता है, इट इज नॉट अ बिग डील। किस उसमें बेटा घट जाता है ना, ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्या तुझे पता फॉलिक एसिड क्या है? क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूं टायरोसिनीमिया, फॉलिक एसिड। Yes, absolutely right. Fanconi syndrome. Yes. Yes. Fanconi syndrome. क्या फोन में देख लिया क्या? नोट्स में याद आ गया? चलो जैसे भी है ठीक है, बढ़िया। Fanconi syndrome. Fanconi syndrome. हाँ. There is one more special clinical interpretation for this, which is called इसमें बहुत क्वेश्चन आता है बेटा। लेशनायन सिंड्रोम, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू यूरिक एसिड, ऑल्सो रिलेटेड टू यूरिक एसिड, लेशनायन सिंड्रोम। ठीक है, मोर ऑफ इट विल बी डिस्कस्ड इन योर थ्योरी क्लास, बिकॉज दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट प्लेस टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। मोटो ऑफ दिस क्लास हियर इज दैट यू शुड नो हाउ टू एस्टिमेट यूरिक एसिड। ठीक है, और दो चार आपको उसकी क्लिनिकल पता होनी चाहिए, ताकि जब बेटा थ्योरी क्लास चले तो वो कोरिलेटेड हो। जैसे कि गाउट, कौन सा गाउट? कितने टाइप के होते हैं बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में बेटा कॉज कौन सा होता है? एंजाइमेटिक, पीआरपीपी से और एचजीपीआरटी। ठीक। सेकेंडरी में क्या होता है बेटा? जब सेल्स का नंबर ही किसी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, विच इज प्राइमरली सीन इन कैंसर्स, पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकीमिया, इसमें बढ़ जाता है। तो बेटा ज्यादा सेल्स का मतलब ज्यादा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। ज्यादा न्यूक्लिक एसिड बेटा जब सेल्स मरेंगे तो डिग्रेड होंगे, तो ज्यादा जब न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन होगा तो क्या होगा? उनसे यूरिक एसिड भी ज्यादा मिलेगा। ओके। एक और होता है बेटा जिसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, और वो क्लिनिकल केस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टू कोरिलेट। बता सकता है कौन सा? यस, ये कौन बोला? बहुत अच्छे, यस, वॉन गिर्क्स डिजीज और सिंड्रोम। इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज सिंड्रोम। कैसे? बोलो। वॉन गिर्क्स में बेटा यूरिक एसिड का लेवल क्यों बढ़ जाता है? क्लिनिकल केस में डिस्कस हुआ था, एक बार नहीं बेटा, बहुत बार। Because in von Ginck's disease, more and more glucose 6-phosphate, कौन सा? Glucose 6-phosphate is channelized into HMP shunt pathway, into HMP shunt pathway, और HMP shunt pathway से क्या बनता है? क्या बनता है? पेंटोस शुगर बनता है, एडिनिन, ग्वानिन, ये सब बेटा बनता है वहां पे। राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, एक्चुअली नॉट एडिनिन एंड ग्वानिन, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। जब बेटा ज्यादा आपके पेंटोस शुगर बनेंगे, दे विल ट्रिगर मोर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, मोर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो जब बेटा ज्यादा न्यूक्लिक एसिड बनेंगे तो डिग्रेडेशन के टाइम उनसे यूरिक एसिड भी तो ज्यादा लिबरेट होगा, इसलिए वॉन गिर्क्स डिजीज में भी यूरिक एसिड का लेवल बेटा एलिवेटेड आता है। ठीक है, वॉन गिर्क्स डिजीज।
एक बार क्लास में यूरिक एसिड का क्लिनिकल आप पढ़ लेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो क्या क्या पढ़ा बेटा आज हमने? प्रिंसिपल बोलिए क्या है? यूरिक एसिड प्लस यूरिकेज एंजाइम गिव्स एलेंटोइन एंड H2। एलेंटोइन का बेटा अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन नाम बड़ा फैंसी सा लगता ना तो एग्जामिनर पूछ लेता क्या मिलता है, उसका कोई यूज नहीं होता बेटा, इट इज जस्ट अ वेस्ट प्रोडक्ट। द मेन थिंग वी रिक्वायर इज H2O2 is required is H2O2। H2O2 then reacts with to give red और pink color complex। और आगे पूरी बात बोला करो बेटा, इंटेंसिटी ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन द सैंपल। उसके बाद ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट, किसी को कोई दिक्कत उसमें कैसे प्रिपेयर करना है? इंक्यूबेशन टाइम इज 10 मिनट्स एंड ऑब्जर्वेशन आप लोग जो भी ओडी आएगी बेटा वो लिखना। रिजल्ट कैलकुलेट कैसे होगा देखा, ओडी ऑफ टेस्ट अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। Then clinical interpretation, main is gout, primary and secondary। प्राइमरी बेटा एंजाइमेटिक कॉजेज होते हैं, ठीक, हाँ उनमें दोनों बेटा रहते हैं। और उसके बाद बेटा सेकेंडरी में आपके लाइक पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकीमिया, इन सब के आपके केसेस रहते हैं। ओके, दिस इज सेकेंडरी। ओके, व्हाई यूरिक एसिड इज डिपॉजिटेड इन डिस्टल जॉइंट्स? क्योंकि बेटा यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट्स आउट, यूरिक एसिड रिमेंबर प्रेसिपिटेट आउट्स इफ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो अ सर्टेन पॉइंट। जैसे जैसे बेटा ब्लड का टेम्परेचर घटता जाता है ना, जैसे जैसे खून थोड़ा थोड़ा ठंडा होता जाता है, यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट्स आउट, यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट्स आउट। एक चीज और देखना, गाउट को ही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा ये अगर हम एक बेसिक एक साइनोवियल जॉइंट का अगर लें, एक बेसिक साइनोवियल जॉइंट का अगर हम एक पिक्चर इमेजिन करें तो व्हाट हैपेंस, इसमें तो आपका साइनोवियल फ्लूइड है ना, ये दिस इज ऑल योर साइनोवियल फ्लूइड। व्हाट हैपेंस स्पेशली इन डिस्टल जॉइंट्स, डिस्टल जॉइंट समझ तो बेटा पैर के जॉइंट्स, हाथ के जॉइंट्स, ठीक, ये सब which is closer to your abdomen or your pelvis ना बेटा, these are not your distal joints, ठीक है, which are closer to this region। पैर के joints बेटा especially ज़्यादा affected होता है गाउट में। Why? Because blood flow there is slow, धीमा भी होता है, प्लस बेटा वहां तक पहुंचते पहुंचते खून एक्चुअल में 37 डिग्री तक नहीं रहता, स्लाइटली ठंडा हो जाता। सर्दियों में देखा ना बेटा पैर बहुत ठंडे रहते, ये चीज गर्म रहती है। पता क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बॉडी आपको बराबर गर्म नहीं रखती है बेटा, स्पेशली इन विंटर्स। वो किडनीज को गर्म रखेगी बेटा, दिल को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए गर्म रखेगी, लीवर को। पैर आपके चले जाएं उसको फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये दिस पोर्शन विल रिमेन वार्म ओनली देन ही विल सर्वाइव, ठीक है। तो ये एक एडेप्टेशन मैकेनिज्म होता है बॉडी का। As the temperature falls slightly, the solubility of uric acid of blood in blood decreases. Solubility of uric acid in blood decreases. तो बेटा जैसे थोड़ा सा खून ठंडा होता है ना, it starts to precipitate out. Uric acid starts to precipitate out. अब जब बेटा precipitate होता है तो क्या होता है, यहाँ synovial joints में आके डिपॉजिट होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? डिपॉजिट एज यूरिक एसिड crystal, uric acid crystal. This is called toffee, not that toffee which you eat. This is called toffee. Okay, let me pronounce it in a more British accent. Toffee, है ना? One should be open to all kinds of accents. It actually works, comrade. ठीक, this is called toffee. This is called
यूरिक एसिड क्रिस्टल जो बेटा डिपॉजिट होता है। और ये क्यों डिपॉजिट होता है बेटा? जब आपका खून ठंडा होने लग जाता है ना थोड़ा थोड़ा, उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, इट प्रेसिपिटेट्स आउट, इट प्रेसिपिटेट्स आउट। So this is very very painful to joints. पता है क्यों? पता है क्यों? It starts to damage the cells, the synovial membrane and the cells accompanying that. जिससे क्या होता है बेटा? सेल्स के लाइसोसोम्स रप्चर हो जाते हैं। क्या रप्चर हो जाते हैं? लाइसोसोम्स। और उसमें क्या होता है बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन से होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं, एक्चुअली दोज आर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, सॉरी हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स that freely comes into the matrix or cytoplasm. जब बेटा वो एंजाइम्स फ्रीली बाहर आ जाएंगे तो वो सेल को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, which cause pain and this situation eventually gets worse. ये सिचुएशन और वर्स होती चली जाती है। जितना ज्यादा बेटा यूरिक एसिड डिपॉजिट होता चला जाएगा, जितने ज्यादा क्रिस्टल्स डिपॉजिट होंगे, उतना ज्यादा बेटा सेल्स को डैमेज होगा, उतना ज्यादा लाइसोसोमल एंजाइम्स फ्रीली आगे बाहर आएंगे, उतना ज्यादा बेटा डैमेज होगा जॉइंट को। ओके, वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज एल्कोहल, one of the primary causes alcohol. Why? Because beta alcohol decreases the solubility of uric acid in blood. जितना ज्यादा अल्कोहल पियोगे ना बेटा, उतना आपका solubility घटती जाती है यूरिक एसिड की ब्लड में। That is why person who drinks a lot of alcohol are more prone to develop gout. Persons who have non-vegetarian diet, कौन सी? Non-vegetarian diet, they are even more prone of developing gout. Why? क्योंकि बेटा मीट में क्या होता है? मीट में न्यूक्लिक एसिड्स तो बहुत होंगे, बहुत ज्यादा। There would be a lot of nucleic acids in meat. मीट क्या होता है बेटा? वो मांस ही तो होता है, मसल्स ही तो होती हैं, उसमें सेल्स ही तो होते हैं। सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड ही तो है। न्यूक्लिक एसिड में आपके प्यूरिन भी भर भर के होता है, और यूकैरियोट्स में बेटा प्यूरिन्स की थोड़ी संख्या ज्यादा भी होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा भी होती है। तो जब वो आप प्यूरिन सीधा लेंगे बॉडी में, तो वो डिग्रेड होके और कुछ तो बनाएगा, पर बेटा यूरिक एसिड भी बनाएगा साथ में। एंड दैट एक्सेसिव यूरिक एसिड विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग इन योर जॉइंट्स। सो अल्कोहल एंड मीट आर टू प्राइमरी कॉजेस फॉर इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ गाउट। ठीक है, बाकी बेटा इसकी पूरी क्लिनिकल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बेटा क्लास में होगा। ठीक है, अभी इस क्लास के स्कोप के बाहर से भी मैंने आपको वैसे बता दिया, बिकॉज इट्स क्लिनिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स क्लिनिकल इज ऑफन डिस्कस्ड इन द वाइवा बेटा। ठीक है, स्टैंडर्ड और बैक सबका सेम होगा, सिर्फ टेस्ट और